सो दिस इज लेक्चर नंबर 10। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने वायर्ड कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। सेकंड हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज किया। थर्ड हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस करे थे। और कौन सा किया था? इनफाइनाइट कैपेसिटर जब कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं बेटा वो है डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। सारा डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट अभी स्टार्ट होगा। It will take around 3 to 4 lectures. So dielectric in a capacitor, second capacitor with partially filled dielectric, यानी कि अभी चलो टॉपिक कराऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपके पास ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसमें आपके पास अगर कुछ भी नहीं है बीच में, नॉर्मली एयर है या वैक्यूम है, ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ हम कोई मीडियम डालते हैं, एक क्लास ऑफ मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, कोई मीडियम मैंने इसमें इंसर्ट करा, ठीक है, वो मीडियम का प्रॉपर्टी क्या है, उस मीडियम को डालने की वजह से कैपेसिटर की क्या क्या वैल्यूज चेंज होती हैं, क्या कैपेसिटेंस घटता है बढ़ता है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्शियली फील्ड मतलब क्या है कि ये अब कुछ ना कुछ स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। यस नमस्ते बेटा, कुछ ना कुछ यहाँ पर बीच में स्पेस है और इतना ही मटेरियल आप लोगों ने डाला है जिसका थिकनेस सर्टेन कुछ होगा, एक्स टी, जो भी हम लोग क्वेश्चन में लेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि जैसे आप नॉर्मली प्लेट्स का ऐसे कॉम्बिनेशन करते थे ना, अब ऐसे आपके पास मान लो एक प्लेट है, उसमें आप लोगों ने दो अलग तरह के मटेरियल्स जो है डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक 1 डाइलेक्ट्रिक 2 बोल दीजिए ऐसे, तब उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है वो कैसे निकलेगा। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। देखिए, देर आर 4 मेजर क्लासेस ऑफ मटेरियल। जो सबसे पहले कंडक्टिविटी बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे पहला आपके पास क्या है? कंडक्टर। सेकंड आपके पास क्या होता है? इंसुलेटर्स। थर्ड आपके पास होता है सेमीकंडक्टर्स। और जो फोर्थ है वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं है। डाइलेक्ट्रिक काफी जगह पर आपको इंसुलेटर के नाम से भी देखने को मिल सकता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर। कैसे? डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर, यानी मटेरियल अपने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर है तो वो मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होने देता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर। बट कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स की हैं जो डाइलेक्ट्रिक की सेम है, जैसे कि वो करंट दोनों जो है पास नहीं करते। पर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो क्लास है हम ये स्टडी कर रहे हैं अभी मेजर। सेमीकंडक्टर्स आप करेंगे टर्म 2 में। सेमीकंडक्टर पे पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, सबसे पहले हम सब जो केस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि भाई पूरा जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में स्पेस है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल्ड है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से ये फिल्ड है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बट अगर फुली फिल्ड है तो कैसे बनाया जाता है ये, कि ये जो भी मीडियम है, जो भी मटेरियल है, इसका एक स्लैब लिया जाएगा और इसके दोनों तरफ जो है मेटल की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई है प्लेट्स इसके साथ में, ओके। अब यहाँ पर आपको पता है कि कैपेसिटर का ये एरिया होता है, ये एरिया हो गया, इसका बीच का सेपरेशन डी हो गया, के ऊपर आपके पास प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे क्या है? प्लस प्लस चार्ज है, इस पे माइनस माइनस चार्ज है। तो आपको पता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं, लेट्स से यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये वाले केसेस भी करेंगे जब हमारे पास स्पेस भी होगा। जैसे यहाँ इतना ले लो, चलो यहाँ पर आपके पास एक, यहाँ प्लस 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 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, या माइनस माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई बात नहीं बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है। 4 क्लासेस ऑफ मटेरियल बताया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक। हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक आपने डाला है, मटेरियल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है जो आपने प्लेट्स के बीच में डाला है। तो अब हो क्या रहा है उसके अंदर, ये देखो, यहाँ पर क्या है? प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, यहाँ माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? प्लेट्स के बीच में प्लस से माइनस होता है कि नहीं होता? मैम, इसको आप क्या बोलते हैं? ई नॉट का नाम दे दीजिए। जो आपके पास एयर या वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, वो ई नॉट है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि ये मीडियम इसके अंदर डलता है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नली लग रहा है वो आपके पास ऐसे इंड्यूस होगा, समथिंग ई आई मान लीजिए,
ठीक है, अब वो आपके पास एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, इस पे आपको पता है कि प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा है। इसके अंदर मैं आपको ऐसे डाइलेक्ट्रिक बना के दिखा रही हूँ ये। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब है। तो क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगता है, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इसके अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो पोलराइज होंगे। यानी कि मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मॉलिक्यूल का अगर वो अनपोलराइज्ड है तो क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक होता है। ठीक है, या हो सकता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग भी हो। जैसे कि आपके पास अगर मैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करूं, तो उसमें ऑलरेडी एक प्लस माइनस ऐसे होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और ऐसे भी होता है आपके पास प्लस एंड माइनस दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, मान लो यहाँ पर आपके पास ऐसे पोलराइज्ड मॉलिक्यूल थे, कुछ ऐसे 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 रखे थे, रैंडम थे। अब क्या होगा, वो रोटेट होंगे, ये एक डायपोल की तरह काम करता है, वो रोटेट होंगे और अलाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद मैं मॉलिक्यूल्स दिखा रही हूँ आपको कि कैसे कैसे हो रहे हैं, थोड़े से रोटेट करें। ये तो मैं केस बता रही हूँ जब ये वाला है, जब रोटेशन वाला है। अगर ये वाला केस होगा तो इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आपके पास इधर बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों बन रहा है ये? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, उस पर फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ भागेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, और पॉजिटिव अवे जाएगा पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव। से। तो कुछ इस तरीके से अलाइन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे नीचे तक चलता जाएगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा देखूं ध्यान से, ये मैंने दो लाइंस बनाई है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्लस ये माइनस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा? ये प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सरफेस के पास जो है चार्ज बन जाएगा ऐसे। यानी कि आप कह सकते हो कि प्लेट के अंदर भी एक दो प्लेट की तरह, जैसे बाहर आपके पास क्या होता है, इधर प्लस 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 होता है और इधर आपके पास माइनस 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 होता है, वैसे ही अंदर भी आपके पास क्या है, अब सारा तो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, कुछ ना कुछ सरफेस के पास नेगेटिव और यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रह गए, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जो आपने अप्लाई किया था एक्सटर्नल फील्ड, जो आपकी ओरिजिनली था प्लेट्स के बीच में, जब एयर वैक्यूम है बीच में, ये ई नॉट है। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ रिड्यूस हो गया, ई नॉट माइनस में ई आई। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर क्रिएट हो गया। वो डिपेंड करता है कि कितना क्रिएट हो रहा है चार्ज मटेरियल के ऊपर, कि मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक केस है जिसमें बिल्कुल आप बोल सकते हो कि आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ गए, वो कौन सा केस है, कंडक्टर वाला केस है। कंडक्टर वाले केस में क्या होगा, अगर मैंने प्लेट्स के बीच में अगर मैंने मान लीजिए कंडक्टर डाल दिया, ये मान लो मैंने कंडक्टर एक डाल दिया, तो आपको पता है क्या कि इसके पास बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब पॉजिटिव प्लेट अगर यहाँ है और ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा। कैसे, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में। बट ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई नॉट के इक्वल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है कि कंडक्टर के अंदर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी नहीं है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी यहाँ पर चार्ज है, जो आपके पास प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा है, इतना ही आपके पास यहाँ पर सिग्मा आई क्रिएट हो जाएगा, माइनस सिग्मा आई, और यहाँ कितना क्रिएट हो जाएगा, प्लस सिग्मा आई। यानी इक्वल एंड अपोजिट आपके पास क्या बन गए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन गए। यानी इनसाइड आपके पास ई नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई मटेरियल लिया है तो कुछ ना कुछ चार्ज जरूर आ रहा है, बट इक्वल एंड अपोजिट नहीं आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई नॉट से कुछ ना कुछ कम रहेगा। ये बात सबको क्लियर है? तो अब एग्जाम्पल्स क्या है आपके, एग्जाम्पल्स क्या है, माइका है, नेचुरल रबड़ है,
और क्वार्ट्ज है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। अब सवाल ये उठ सकता है कि मैम अगर, चलो ठीक है, कंडक्टर का समझ में आ गया, जितना आप चार्ज प्लेट पे रख रहे हो अंदर उतना ही अपोजिट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंडक्टर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार है, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना एक्सटर्नल फील्ड लगेगा उसके हिसाब से वहां पर एक इंटरनल बन जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और जनरल केसेस अगर हम ले रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड बन रहा है कुछ ना कुछ कम बन रहा है। चार्ज इंड्यूस अब भी होगा यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ सिग्मा आई आएगा, माइनस सिग्मा आई या प्लस सिग्मा आई, आपको दिख रहा है माइनस माइनस, तो कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, तो ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जो कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट आ रहा है अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ कम हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके आपके सिलेबस में इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है क्या कि जो ई नॉट था, जो आपके पास प्लेट्स के बीच में था जब कोई भी मटेरियल नहीं रखा था, डिवाइडेड बाय में के, दिस इज योर ई नेट जो उनके बीच में बनेगा। यानी ये हो जाएगा, मान लो आपके पास प्लस सिग्मा था, ये आपके पास क्या है, माइनस सिग्मा है। अगर यहाँ पर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखा है, तो अगर इस मीडियम से बाहर की बात कर रहे हो तो वहां तो ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा इधर ऐसे हर पॉइंट पर, और अंदर कितना होगा, कुछ ना कुछ ई नॉट माइनस में ई आई होगा, क्योंकि ई आई इसके अपोजिट में आता है, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ई नेट आएगा वो उसका वैल्यू कितना आएगा, वो ई नॉट बाय में के हो जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा। तो ये के है क्या, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू से अगर आप समझे तो ये वैल्यू ये बताती है कितना नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या एयर। जो आपका एयर या वैक्यूम में ई नॉट बन रहा था उसका कितना टाइम्स डिक्रीज हो गया, वो जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगला सवाल ये था मेरे पास क्या कि यहाँ पर इंड्यूस कितना हो रहा है चार्ज, मैं वो निकाल के आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अगर बोल रही हूँ आपको यहाँ प्लस है तो यहाँ कुछ माइनस आएगा, माइनस सिग्मा आई या प्लस सिग्मा आई आएगा, ठीक है। तो अपनी जो इक्वेशन बन रही है ई नेट की वो है क्या, ई नेट आपके पास क्या है बेटा, ई नॉट माइनस में ई आई। मुझे एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट अगर है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अगर आपके पास प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, कोई भी पॉइंट पर निकालना आता है ना तो आपको कि प्लस प्लस सिग्मा मतलब इस पे पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है प्लस की वजह से प्लेट, माइनस सिग्मा की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, दोनों का एडिशन सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। आप अगर इस स्लैब को देखोगे तो स्लैब में एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास माइनस सिग्मा आई है, यहाँ पर आपके पास प्लस सिग्मा आई है, तो आपके पास इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस। तो यहाँ अगर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो इनके बीच में, तो प्लस सिग्मा आई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा आई बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस सिग्मा आई की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द प्लेट सिग्मा आई बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एडिशन क्या होगा, सिग्मा आई बाय में एप्सिलॉन नॉट। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया, दोनों तरफ आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसका एरिया भी तो सेम ही है ना, जितना ये था उतना ही ये है, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम है, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ई नेट क्या है आपके पास, ई नॉट बाय में के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ई नॉट का वैल्यू आप अगेन दोबारा पुट कर सकते हैं, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू में के, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या है, ये मैं इसको इधर ले आती हूँ, सिग्मा आई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय में सिग्मा माइनस में सिग्मा बाय में के, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, सिग्मा बाहर आ गया आपके पास 1 माइनस 1 बाय के। अब के की वैल्यू अगर आपको पता है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है प्लेट पे कितना है, तो आप इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 बाय के, के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है सबको यहां तक, यस एवरीबॉडी,
यस मैम। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, कितना गुना डिक्रीज होता है? के गुना। अब आता है इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड है। रिलेशनशिप पता है ना आपको? डेल्टा वी क्या होता है? माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा। अगर आप प्लेट की बात कर रहे हो तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। इन जनरली हम क्या यूज करते हैं? वी नॉट। इस शुरुआत में वी नॉट है प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया उनके बीच में डिस्टेंस। दोनों का आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से इधर मैं डिस्प्लेसमेंट लेती हूँ तो कोस जीरो ले लेती हूँ और मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ तो इनिशियली वी नॉट इक्वल्स टू किसके इक्वल है बेटा? ई इंटू में ये सेपरेशन कितना है? बी। हाँ, डिक्रीज होता है पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, बिल्कुल डिक्रीज होता है। तो यहाँ से ई और डी आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई सबको? लेकिन अगर अब मैंने यहाँ पर कोई मीडियम डाल दिया है, इसको आप ई नॉट भी मान सकते हो, शुरुआत में ई नॉट है, ठीक है, मैंने कोई मीडियम डाल दिया तो अब इसके अंदर कुछ मान लीजिए मैंने कंप्लीट इसको फिल कर रखा है, प्लेट्स बिल्कुल चिपकी हुई है, मैंने दिखा नहीं रखी है लेकिन वो चिपकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटर होता है ई नॉट बाय में के, यही होगा ना। तो अगर मैं लिखूं इसको कि भाई डेल्टा वी अब कितना होगा प्लेट्स के बीच में, दैट इज इक्वल टू ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनटू में इनका सेपरेशन सेम है, मैं बोल रही हूँ फुली फिल्ड है। अब ई का वैल्यू आप यानी ये ई नेट है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके बीच में है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट वाई में के इंटू डी। अब ई नॉट इंटू डी तो ऑलरेडी वी नॉट है, तो डेल्टा वी कितना हो गया? वी नॉट बाय में के। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो गया के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया के टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट आल्सो डिक्रीजेस बाय के। समझ में आ गई? डिक्रीज तो वो ऑलरेडी हो रहा था, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज ऑलरेडी हो रहा था, अब वो और अब क्या होगा? थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। अगर आप के की वैल्यू कुछ भी देखो, पहले आपके पास डेल्टा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मान लो यहाँ पर कुछ था 6, यहाँ मान लो 0, तो कुछ 6 का डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आपने इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, यहाँ पर वी नॉट बाय मान लीजिए आपके पास 2 आ गया, के का वैल्यू 2 है, जो पहले 6 था 6/2 यानी 3 का डिक्रीज होएगा। ठीक है, डिक्रीज अब हो रहा है लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? यस सचिन, कहाँ डाउट है बेटा? बोलो। मैम इस वाले में दोबारा मैं बता रही हूँ, देखो मैंने पहले क्या बोला, अब पहले मान लीजिए प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो डेल्टा वी मैंने लिखा। और आपको पता है प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, इनिशियली मान लो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो ई नॉट बन रहा था और ये डिस्प्लेसमेंट है इसी डायरेक्शन में, ई नॉट इंटू डी। आपके पास डेल्टा वी को हम वी नॉट ले रहे हैं इनिशियली, जब उसके बीच में कुछ भी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी नॉट, दैट इज इक्वल टू ई नॉट जो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू में डी जो सेपरेशन है। अगर मैं बात करूं कि मैंने स्लैब डाल दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया उसको, इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, आपने स्लैब ले लिया और स्लैब के आउटर सरफेस पे आपने कोटिंग कर दी मेटल की, ऐसे समझ लो। अब सेपरेशन जो है वो डी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब अंदर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बाय के, ई नॉट बाय के हो जाएगा। तो डेल्टा वी पहले तो लिख लिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कुछ एक्सटर्नल होगा, माइनस में कुछ इंड्यूस होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इनटू में उसका सेपरेशन डी। अब ई नेट की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू कितनी होती है? ई नॉट बाय में के। जैसे ही पुट किया ई नॉट इंटू डी की वैल्यू वी नॉट है, वो मैंने पुट कर दी, डेल्टा वी आ गया वी नॉट बाय में के। तो देखो पोटेंशियल तो ऑलरेडी ड्रॉप कर रहा था, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा था यहां से यहां जाते हुए, डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब के आने की वजह से डिक्रीज थोड़ा स्लो या ऐसे कह सकते हो थोड़ा सा कम है, डिक्रीज अब भी है बट थोड़ा कम है, के टाइम्स डिक्रीज है, आप ये बोल सकते हो 1/k। क्लियर है सबको?
तो ये कहानी थी आपकी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात आती है कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत इजी है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q/V. क्यू बाय में डेल्टा वी। डेल्टा वी अगर मैं इनिशियली बात करूं कि मेरे प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ इनिशियली में, C नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय में V नॉट। चार्ज के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, प्लस क्यू माइनस क्यू। और बाद में इंसर्ट जब आपने कर दिया मीडियम, डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, तो अब यहां पर V नॉट ना होकर क्या हो जाएगा इस केस में, क्यू बाय में V या डेल्टा V। अब डेल्टा V का वैल्यू क्या है यहाँ पर, V नॉट बाय में K। ये हो जाएगा Q बाय में V नॉट बाय में K। कितना हो गया ये, K Q बाय में V नॉट। ये क्या है, C नॉट। यानी कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया। यही इसका एडवांटेज है कि डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज वो बढ़ गया। K C नॉट, K टाइम्स बढ़ गया। जो भी मटेरियल डाला है, जिसका मान लीजिए के वैल्यू है K1 K2 K3, जो अकॉर्डिंग टू मटेरियल वो वैल्यू आप अलग अलग पुट कर सकते हो। ओरिजिनली उसका वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अगर इस फॉर्म में भी आ जाए, मल्टीप्लाई बाय में K, यहाँ कितना हो गया K इंटू में A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। क्लियर है ये चीज सबको? तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, पोटेंशियल 1/K टाइम्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स हो गया। क्लियर है यहां तक एवरीवन? यस और नो तो बोल दो भाई। Yes, ma'am. इंटरनेट भी चेक करना होता है मुझे, चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलो, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहली चीज प्लेट्स। अब डाइलेक्ट्रिक डालने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपका सवाल स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था, मैम क्यों। पहला तो चलो एक अभी आपको समझ में आ गया कि इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। दूसरा, प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग, फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे एक फोर्स लगाती है। ये अगर आपके पास प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो ये प्लेट इस प्लेट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। अपोजिट चार्जेस है ना, यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज है, तो दिस प्लेट विल अट्रैक्ट। वो फोर्स का वैल्यू किसी को याद है? फोर्स मान लो ये सेकंड प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट। अगर याद नहीं है तो देखो प्रैक्टिस की कमी है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्यू स्क्वायर बाय में जो भी इस पे चार्ज होगा, क्यू स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये प्लेट इसको खींच रही है, ये प्लेट इसको खींच रही है। अगर दो प्लेट्स एक दूसरे को खींच रही हैं, दे कैन स्टिक टुगेदर। लेकिन अगर आपने इनके बीच में कोई मटेरियल डाल दिया, तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कॉमन प्रॉब्लम। अब वो स्टेबल हो गया, आप ये भी बोल सकते हैं सिस्टम आपका जो प्लेट है स्टेबल हो गई। समझ में आया? फोर्थ क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई मीडियम नहीं है और किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है प्लेट्स के बीच में, तो क्या होगा। चलो मीडियम है, मीडियम की ही हम लोग एडवांटेज देख रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक का ही देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन है, ऐसे पोलराइजेशन हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो नेगेटिव पे फोर्स ज्यादा लगता जाएगा और प्लस वाले पे फोर्स दूसरी तरफ ज्यादा लगता जाएगा, यानी यू आर सेपरेटिंग देम। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, उसको ब्रेकिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा चूज कर सकते हो कि आपका जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस यू वांट इन योर सर्किट। भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए वहां पर, आप ऐसा मटेरियल चूज करें जिसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हाई। सो वी कैन चूज मटेरियल विद हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर सबको? तो Yes, सबसे ma'am. इंपॉर्टेंट तो यही है, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। ये भी ठीक है, जो ज्यादातर ये ज्यादा यूज नहीं होगा अभी, लेकिन पता होना चाहिए, ये भी आपके एक एडवांटेज है। आगे चलते हैं।
अब आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स। के का वैल्यू फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर, के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लेते हैं प्लेट्स के बीच में मैंने कंडक्टर डाल दिया, मैंने प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया, एक कंडक्टर डाल दिया ऐसे। कंडक्टर के अंदर ई नेट कितना होना चाहिए, 0। ई नेट कितना है, 0। ई नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कुछ भी मीडियम नहीं होता, जहां भी आपको स्पेस दिख रहा है वहां ई नॉट दिखेगा। इसके अंदर ई नेट का वैल्यू कितना होता है, ई नॉट माइनस में ई आई, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना अंदर। लेकिन कंडक्टर के केस में ई नेट 0 होता है। ये जो चीज है बेटा ये 0 है। और आपको पता है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है, ई नेट है किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय में के ना। स्टार्टिंग में ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू के 1 बाय के हो जाता है, ई नॉट बाय में के हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए ये चीज 0 है, ठीक है, तो ई नॉट बाय में के इज 0। ये 0 कब होगा, जब के का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट का तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। आपने प्लेट ली है, प्लेट के बीच में जो चार्जेस की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब के इनफाइनाइट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो नेट है, ये जो नेट है ये 0 हो जाएगा। एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0। ठीक है, तो मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए क्वेश्चंस में सॉल्व करना हो और आपको बोल दे कंडक्टर्स या मेटल्स हैं, तो आप डायरेक्ट उठाएंगे के की वैल्यू इंफिनिटी है। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, जिसमें अभी मैं कराऊंगी आपको एक क्वेश्चन जिसमें ये 2-3 चीजें दे रखी हो, अलग अलग मीडियम और एक कंडक्टर दे देंगे, तो कंडक्टर के लिए के का वैल्यू इंफिनिटी। अच्छा, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए भी याद रखें कितना होता है, के का वैल्यू 1, वहां कोई पोलराइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ई नेट जो है वही है जो ई नॉट लग रहा है। ठीक है, एयर एंड वैक्यूम के लिए के का वैल्यू कितना है, 1। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, 2 याद रखें, बाकी क्वेश्चंस में गिवन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जब पार्शियली फिल्ड है तो क्या प्रॉब्लम है। कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक, तो सबसे पहले तो कैपेसिटर बना लेते हैं, और कैपेसिटर में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डाल लेते हैं। मैंने यहां डाल लिया, मान से डालते हैं। ये आ गया इधर, कुछ ऐसे थोड़ा सा मैं चार्ज दिखा रही हूँ आपको इधर। मान लेते इस पूरे का थिकनेस क्या है, डी, और जो आपने स्लैब डाला ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका थिकनेस है टी। तो ये कितना हो जाएगा, जहाँ एयर वैक्यूम है, डी माइनस में टी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के है, इस पे ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको मैं बोल रही हूँ प्लस सिग्मा, ये हो गया माइनस सिग्मा, माइनस माइनस ऐसे। अब आपको पता है क्या होगा इसके अंदर, यहाँ तो देखो ई नॉट होगा ही, ये तो एयर वैक्यूम हो गया। मीडियम के अंदर कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय में के हो जाएगा, डायरेक्शन तो यही होगा। ई आई इधर था, ई आई का वैल्यू कुछ ना कुछ कम होता है, और ई नॉट का वैल्यू इधर था, तो नेट क्या है, इस डायरेक्शन में हो गया, तो ई नॉट बाय में के। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है इंड्यूस हो रहा है चार्ज। यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, माइनस सिग्मा आई, और इधर कितना आ रहा है, प्लस सिग्मा आई, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अंदर। ओके, अब क्या करें, हम लोग वही उठाते हैं क्या कि डेल्टा वी और ई का एक रिलेशनशिप उठाते हैं। डेल्टा वी होता कितना है बिटवीन द प्लेट्स, होता है ई डॉट डेल्टा आर, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, माइनस साइन। अब मैग्नीट्यूड की बात करें भाई, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, क्या मैं इस पोटेंशियल ड्रॉप को, आपको ये पता है यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, कुछ ना कुछ ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कुछ ना कुछ ड्रॉप है। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकती, डेल्टा वी इज इक्वल टू, पहली बात तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, तो पहला जो है वो ई नॉट है, इनटू में ये डिस्टेंस डी माइनस में टी, प्लस या ये हो गया आपके पास क्या, पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय में के, इनटू में जो डिस्टेंस है वो कितना है, टी।
यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम बताइए? नो ओके, सो ये हो गया डेल्टा मैम, एक वी। बार ये वाला रिपीट करना। हाँ देखो मैंने क्या करा बेटा, ये दो पार्ट मान लो, एक पार्ट हो गया ये वाला और एक पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो कैसे कि आपके पास एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर मान लो ये हो गया। ठीक है, तो टोटल जो डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, बाहर वाली जो प्लेट्स है उनके बीच में टोटल डिफरेंस है डेल्टा वी। अब डेल्टा वी आया कैसे? अब यहां से यहां तक का मैंने निकाल लिया, डेल्टा वी कितना बन रहा होगा, यहां से निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास दोनों प्लेट्स के बीच में मिल जाएगा ना टोटल, यहां से यहां तक का। तो पहले इधर से इधर देखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही नॉट है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डी माइनस में टी, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया मुझे। अब मैं यहां से आगे चल रही हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल ऐसे टच में होंगी प्लेट्स, ये जो डिस्टेंस है ये टी है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना हो जाता है, ई नॉट बाई में के, इनटू में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है टी। तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया प्लेट्स के बीच में, यहाँ से यहाँ प्लस में यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से फर्स्ट प्लेट वन से सेकेंड प्लेट के बीच में जो है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, ई नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? ई नॉट मैम। कितना हो जाएगा, यस मैम। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, यस मैम। इसको कॉमन ही ले लेते हैं, तो डी माइनस में टी प्लस में टी बाई के, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा वी। अब सिग्मा को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाय में ए, मान ली प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो क्यू था, प्लस सिग्मा यानी कि क्यू बाय में, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर नेट एरिया, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी माइनस में टी प्लस में टी बाय के, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी। निकालना क्या है हमको, हमें अब नया कैपेसिटेंस निकालना है। तो सी होता है क्या बेटा, डेल्टा वी बाय में, सॉरी क्यू बाय में डेल्टा वी। सी क्या होता है, नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? नो मैम। नो क्यू बाय में मैम। डेल्टा वी। तो ये आपके पास अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्यू भी है और डेल्टा वी भी है, तो इसको इधर ले आओ और ए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, और ये जो है डी माइनस टी प्लस में टी बाय के उसको नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सी इक्वलेंट, नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी माइनस में टी प्लस में टी बाय के। पहले कितना होता था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में टी, अब डी की जगह क्या आ गया, पहले तो जो स्लैब का थिकनेस है डी में से वो माइनस करो, प्लस में जो स्लैब का थिकनेस है डिवाइडेड बाय में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो एक स्लैब डाला था तो ये कहानी थी, अगर मैं दो स्लैब डाल देती, मान लो पहले का थिकनेस T1 है, दूसरे का थिकनेस T2 है, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में, और मान लीजिए दोनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी अलग अलग है, K1 और K2, ऐसे दो ऐसे मैंने पैरेलल जो है अगर लगा दिए होते यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा डी माइनस में T1 माइनस में T2, यानी जो थिकनेसेस है उनको सब्ट्रैक्ट करें डी में से, प्लस में जो पहली थिकनेस है डिवाइडेड बाय में उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस में दूसरी जो थिकनेस है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ऐसे आप लिखते हैं। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कैसे। चलो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इस केस में कैपेसिटेंस आप फॉर्मूले को यूज करें और लिखें, जरा क्या आएगा, खुद एक बार लिख के देखो क्या आएगा, सभी बच्चे एक बार खुद लिख के देखें क्या आंसर आएगा। मैम आ गया। बोलो। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी हम्म माइनस T1 हम्म माइनस T2 हम्म प्लस T1 अपॉन K1 हम्म। प्लस T2 अपॉन K2। आ गए समझ में अब कैसे करना है? मैम। ठीक है, चलिए फिर। मैम, हम्म मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। ये मैम, ये सी इक्विवेलेंस कैसे निकाला? चलो मैं ये भी बताती हूँ आपको, ये पहले बात तो यहाँ आपने इससे कंपेयर किया बेटा,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाय में डेल्टा वी है ना। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। कुछ ना कुछ चेंज हो गया तो नया जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इनका कॉम्बिनेशन वगैरह करके डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो बदला या कुछ भी कंबाइन करके अब आपके पास ये बन रहा है, इसलिए हम इसको सी इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। इसको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, पहली बात तो मान लो यहाँ पर आपके पास ये जो है 6 वोल्ट पे है, मान लो इमेजिनरी बैटरी हम जो कंसिडर करते हैं ये 0 पे है। अब अंदर जाओगे, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज होता है, फिर यहाँ से यहाँ कुछ चेंज, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज, यहाँ से यहाँ, मतलब अंदर आपके पास ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, पोटेंशियल सेम नहीं है ना हर जगह पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाय में सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय में C1 प्लस में 1 बाय में C2 प्लस में 1 बाय में C3। अब ये 3 क्यों लिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और बाकी ये सारा वैक्यूम वाला इकट्ठा कर लो। अब C का वैल्यू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। अगर एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हो तो कितना आपके पास वैल्यू है C1 का, ये बताओ जरा, एयर एंड वैक्यूम के लिए। पहली बात तो एरिया ऑफ प्लेट तो वही है, एप्सिलॉन नॉट भी ठीक है, और आपके पास डी चेंज हो जाएगा, डी का वैल्यू में नीचे आएगा, वो मैं न्यूमरेटर में लिख रही हूँ, कितना आएगा, डी माइनस में T1 प्लस में T2, करेक्ट। ये कितना, ये वाला निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर हो गया एयर एंड वैक्यूम वाला। अब दूसरा C2 जब आप जैसे ही आप यहाँ आते हैं इसमें कैपेसिटेंस बढ़, आपके पास क्या हो जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे अगर K1 है तो ओरिजिनली अगर ये है तो अब कितना हो जाएगा नया, K इंटू में ए एप्सिलॉन नॉट बाय में T1, या थिकनेस कितना है T1। तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो ये आएगा K ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया T1 प्लस, ऐसे ही आप C3 इसके लिए लिखो, थिकनेस कितनी है T2 बाय में के, इधर K1 है ये K2 है, एरिया ए है एप्सिलॉन नॉट। ये सबको समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको ई और डी वाला जो मैंने मेथड सिखाया है, जो वैल्यू मैंने निकाली है उस फॉर्मूले को ही आप ऐसे करें, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको आना चाहिए ये चीज भी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख लो, डी माइनस में T1 प्लस में T2 बाय में ए एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लो T1 बाय में K1, नीचे लिख लो ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस में T2 बाय में K2 बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया 1 बाय सी इक्वलेंट। तो नीचे देखो ए एप्सिलॉन नॉट एलसीएम है, आप लेंगे तो ये सारा कॉमन होके इधर चला जाएगा ना, तो ये आपके पास सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में ये सारा नीचे आ जाएगा डी माइनस T1 प्लस में T2, और सेकंड टर्म क्या है T1 बाय में K1 प्लस में T2 बाय में K2। निकल गया ना आंसर, यही तो आया आपका। तो अब इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, अब आप सीधा ही कर सकते हो भाई, जो जो थिकनेसेस है उनको माइनस कर लो, स्लैब की थिकनेसेस जो टोटल डी है उसमें से, प्लस में जो थिकनेस फर्स्ट डिवाइडेड बाय में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस में सेकंड थिकनेस बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितनी भी हो एन नंबर ऑफ टाइम्स भी हो, तो आप सारों को इधर ऐसे ऐड करके डिवाइड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है सबको। समझ में आया? तो ये सेकंड मेथड भी है इस फॉर्मूले को निकालने का, और ये आपके पास पहला तो मैंने आपको करके दिखाया है कैसे करना है। चलिए, ये तो थी बात पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक की। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वो वाला करो जिसमें मेटल भी आ गया, एक बार ये वाली चीज ट्राई करो, आपके पास 2-3 मिनट है, सभी बच्चे ट्राई कीजिए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन कैपेसिटर। अब आपको मेटल के लिए के का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो सीधा ही हो गया ना, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, इसका ओरिजिनल थिकनेस है माइनस 2 बार एक्स करना पड़ेगा ना, माइनस 2x प्लस इसका थिकनेस x बाय में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, प्लस में इसका थिकनेस x बाय में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी। ये तो 0 ही हो गया, तो आंसर कितना बच गया आपका, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में d माइनस में 2x प्लस में x बाय में k। दिस इज सी इक्विवेलेंट।
समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इनको? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। अब देखो आपको कॉम्बिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको कभी ऐसे वर्टिकली लगा रखे हैं, कभी आपको हॉरिजॉन्टली लगा रखे, कॉम्बिनेशन में लगा रखे, दो ऊपर ऐसे सीरीज में, फिर एक पूरा नीचे ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे एक इधर K1 इधर K2 इधर K3 मान लो, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें आपको सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा जो है देखना पड़ता है कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो आपके पास 2-2 मिनट है, चेक करो। आप के की वैल्यूज के मदद से कैपेसिटेंस लिख सकते हो। अगर सीरीज पैरेलल समझ में आ गया तो आप बता सकते हो सीधा, आपको फॉर्मूला पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं सीरीज और पैरेलल में। 2 मिनट इसके लिए, 2 मिनट इसके लिए, आराम से 5 मिनट बैठ के ट्राई कीजिए। इसके लिए सी का वैल्यू लिखो, इसके लिए सी का वैल्यू लिखो, इसके लिए सी का, इसके लिए सी का, और देखो कौन सा पैरेलल लग रहा है और कौन सा सीरीज लग रहा है, और फॉर्मूला लगाओ और एक बार ट्राई करो। ये वाले का निकल गया मैम, पहले वाले का। पहले वाले का बताओ कितना आया आंसर? मैम K1 K2 अपन में K1 प्लस K2 मैम K1 अपन में K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपन में D/2। D/2, ठीक है, वो 2 ऊपर चला जाएगा। करेक्ट। क्या नाम है बेटा? तस्लीम। ओके गुड। तस्लीम प्रैक्टिस कर रहा है आजकल। हाँ चलो अगले पे आ जाओ। सर ने भी कराया था ना स्कूल में। अच्छा अच्छा, देखो रिवीजन हो जाता है ना अगर स्कूल में कर रखा हो तो। यस नेक्स्ट मैम। करो ट्राई। फिर आपको एक होमवर्क के लिए देंगे। दूसरा वाला मैम पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना मैम। हाँ जी बेटा। निकल गया कितना आया? मैम K1 प्लस K2 अपन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपन में D। ग्रेट, ग्रेट वर्क। अब बाकी भी देख लीजिए, जिसका नहीं हुआ कैसे होगा। पहली बात जो ये कॉम्बिनेशन है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो इमेजिनरी बैटरी समझ लो कैपेसिटर के अक्रॉस, ये V पे है, ये 0 पे है, तो ये पूरा ही प्लेट तो V पे होगा ना, ये पूरा ही प्लेट 0 पे होगा, तो क्या ये वाला प्लेट V या 0 पे आएगा? कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा ना अब अंदर आप जाओगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज में है। यहाँ अगर आप चेक करोगे V पे तो ऊपर भी V है ये, और नीचे V आपके पास V, और ये आपके ये सॉरी 0 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, V0 पे हो गया। यानी आप बोल सकते हो कि ऊपर वाला जो प्लेट है और ये जो नीचे वाले दो बन रहे हैं, अब ये दोनों का सेम पोटेंशियल है। तो सेम पोटेंशियल कब होता है? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अब 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप सीधा भी यूज कर सकते हो, जब दो आपके पास कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं कि ये सीरीज में है, तो C1 इंटू C2 बाय में C1 प्लस में C2। अब इसके लिए C1 आप लिख सकते हैं क्या? पहली बात तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, लेकिन अब यहाँ D क्या है? D/2, और यहाँ पर आपके पास क्या है? K1 टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डला हुआ है। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे K2 इंटू में A एप्सिलॉन नॉट बाय में D/2। ठीक है, तो ये चीज अगर आप यहाँ पुट करते हैं ना, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D/2 इंटू में K2 A एप्सिलॉन नॉट D/2 डिवाइडेड बाय में K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D/2 इंटू में K2 सॉरी प्लस आएगा ये, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D/2। यहाँ से क्या चीज कट रही है? कट रहा है ना, एक ही कटेगा। नीचे से आपका A एप्सिलॉन नॉट
बाई डी बाई टू कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा और एक ऊपर बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ लिख रही हूँ मैं। ऊपर आएगा आपके पास एक डी बाई टू, ये है, इसका 2 ऊपर चला गया, तो 2k1 k2 और नीचे ये आएगा a एप्सिलॉन नॉट और आपके पास एक d आ रहा है, इसका d, ये वाला d, और नीचे क्या बच गया, k1 प्लस k2। k1 प्लस में k2। ठीक है, ये आंसर हो गया, क्योंकि एक तो कट ही गया, ये तो कट ही गया ना आपका, ये सारा कैंसिल हो गया, k1 और k2 बचा हुआ और एक ये कटा है आपका। ठीक है, बाकी को कंबाइन करके लिख लिया। ऐसे ही आप यहाँ बताओ मुझे इसका कितना कैपेसिटेंस होगा। पहली बात, यहाँ एरिया हाफ हो गया ना। अगर मैं ओरिजिनली पूरी प्लेट का एरिया, देखो मैंने ए बोला था, पूरी का ए है, तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। तो पहले अगर सिंपल पूरा कैपेसिटर का देखती तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी होता। अब ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, अब डी यहाँ पर सेम रहेगा, इधर भी और इधर भी, और k1 टाइम्स बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, बताओ रश्मि। ये C1 हो गया, C2 कितना होगा बेटा, क्लास में है कि नहीं? यस रश्मि बेटा, k2 एप्सिलॉन, रश्मि बोल रही है ये। देखो मैम। यहाँ पे आ जाएगा a बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाय में d और k2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना। अब सी इक्विवेलेंट तो आपका सिंपल है, क्या होता है, C1 प्लस में C2, आप प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट 2d इधर k1 प्लस में a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d इंटू k2। तो a एप्सिलॉन नॉट बाय में 2d कॉमन आ गया और अंदर आएगा k1 प्लस में k2, ये आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे। अभी आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। मान लो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है, और ये जो सेपरेशन है ये डी है, और मान लो ये आपके पास क्या है, यहाँ कनेक्टेड है Q, यहाँ कनेक्टेड है P, ठीक है, और ऐसे आपके पास ये ऐसे, ये K2 है, ये K3 है और ये K1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, D बाय में 2। तो इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फाइंड C इक्विवेलेंट। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्लास। अगली क्लास में मैं आपको एक तो E वर्सेस X और V वर्सेस X का ग्राफ प्लस ये वाला क्वेश्चन, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे एक बैटरी रिमूव्ड या कनेक्टेड एंड इन व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, उस टाइम बैटरी कनेक्टेड है या रिमूव्ड है उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो मुझे लग रहा है आपका 2 ही क्लास में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब किसी को कुछ भी डाउट है, यू गाइस कैन आस्क मी।